गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। प्यारे बच्चों, हिंदी में प्रथम पाठ काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया, इसलिए दूसरे पाठ का प्रश्न उत्तर कराने के लिए आया हूँ। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो आपका दूसरा पाठ है जिनका शीर्षक है उसने कहा था का लेखक परिचय, और उसने कहा था पाठ का सारांश काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने समझा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम उसने कहा था पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग लेखक परिचय को देखेंगे। लेखक परिचय देखने के बाद फिर पाठ का सारांश को देखेंगे। चूँकि आपके एग्जाम में पाठ का सारांश पूछता है, 5 नंबर में पूछता है पाठ का सारांश। ठीक है, इसलिए मैंने पाठ का सारांश 5 नंबर के हिसाब से मैंने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर आपका करेंगे। फिर प्रश्न उत्तर करने के बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या करेंगे। फिर प्यारे बच्चों, व्याख्या करने के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरे साल का मात्र 1500 रुपये आपको लग जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेस, नोट्स, क्वेश्चन आंसर में MVBI VBI बताए जाएंगे, तथा सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे। तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। प्यारे बच्चों, यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले छात्रों के लिए है। वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से 2023 में देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं लेखक परिचय पे। प्यारे बच्चों देखिए, आपके एग्जाम में 2 नंबर का लेखक परिचय पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से आपको 35 शब्द में कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आपको रहता है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, या बालकृष्ण भट्ट पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, या उसने कहा था पाठ का लेखक परिचय दे। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यदि पूछा जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। जयपुर जो कि राजस्थान का प्यारे बच्चों आपका राजधानी भी है। तो पंडित चंद्र शर्मा गुल्लेरी जी का जो जन्म है वह आपको राजस्थान के जयपुर शहर में 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये तो जन्म हुआ था। लेकिन यदि मैं इनका मूल निवास की बात करूं, जैसे इनके पिताजी का, ठीक है, तो इनका मूल निवास हिमाचल प्रदेश राज्य के, जो आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला था, जिला का नाम कांगड़ा जिला था। इस जिले में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है गुल्लेर। ठीक है, गांव का नाम गुल्लेर था, यहाँ पर गुल्लेरी लिखा गया है, गुल्लेर था। ठीक है, गांव गुल्लेर था। ठीक है, इसलिए इनका नाम चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी कहलाया। क्या कहलाया था प्यारे बच्चों? गुल्लेरी, क्योंकि इसका मूल निवास गुल्लेर नामक गांव में था, इसलिए चंद्रधर शर्मा जी आपको क्या कहलाएं? तो चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी कहलाएं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा पंडित थे, इसलिए इनका पूरा नाम पंडित चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी आपका है। मैंने आपको लेक्चर की क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, इनके पिता पंडित शिवराम थे, इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। 1901 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट तथा 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किए। ठीक है, इनके द्वारा रचित कहानियाँ, यानी इन्होंने पूरे जीवन काल में प्यारे बच्चों मात्र आपको 3 ही कहानी आपको लिखा। वह 3 कहानी है सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, और सबसे प्रचलित उसने कहा था। इसके अतिरिक्त इन्होंने लिखा लेकिन क्या लिखा? ज़्यादातर आपको निबंध ही लिखा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कछुआ धर्म, भारतवर्ष, बाढ़ इत्यादि इन्होंने लिखे।
यहाँ तक कि हिंदी में तो लिखे ही लिखे, इन्होंने अंग्रेजी में भी बहुत सारा ऐसे आपको लिखा, अर्थात निबंध लिखे। तो अंग्रेजी में इन्होंने अनेक निबंध भी लिखे। चंद्र शर्मा जी देश को लेकर के बहुत सारा कविता भी आपको लिखा था। यानी ये हमारा भारत जो प्यारा देश है, तो देश प्रति बहुत सारा कविता भी लिखे, इसलिए इन्होंने देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे। इनका निधन अर्थात इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपका हो गया लेखक परिचय। ठीक है, अब आता है पाठ का सारांश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पाठ का सारांश आपको 5 नंबर का पूछता है, इसलिए आप पाठ का सारांश अवश्य रूप से याद कर लीजिएगा। देखिए, पाठ का सारांश याद करने से आपको ये भी फायदा होता है कि आपका जितना भी प्रश्न है वह प्रश्न आपका स्वतः आपको बन जाएगा। ठीक है, स्वतः आपको बन जाएगा। तो चूंकि सारांश मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था, इसलिए मैं रीडिंग करके आपको आगे निकल जाता हूँ। क्योंकि ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो आपका जो क्लास है, क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसने कहा था पाठ का सारांश लिखे, अथवा इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछेगा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी द्वारा रचित पाठ का सारांश लिखें। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। उसने कहा था एक दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी भी है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो उसने कहा था कहानी है, क्योंकि ये इनका विधा कहानी है, तो उसने कहा था जो कहानी है वो एक प्रेम की कहानी है, यानी निष्ठावान प्रेम की कहानी है, एक युद्ध की कहानी है। ठीक है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर आपको लिखा गया था, मैंने आपको बताया था। चंद्र शर्मा गुलेरी ने हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किया है। कैसा प्रेम को ये उजागर किया है? तो प्यारे बच्चों, दिव्य प्रेम अर्थात सच्चे प्रेम को उजागर किया है। ठीक है, अब इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसलिए मैंने पैराग्राफ चेंज करके आपको यह लाइन आपको लिखा है। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलता है। ठीक है, लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? यानी कुड़माई का मतलब होता है शादी होना। क्या तुम्हारी शादी हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, यानी कि दौड़ करके भाग गई। और बेचारा लड़का मुंह देखते कि ही देखते रह गया। यानी कि लड़का जो है वो मुंह देखते ही रह गया। यानी कि लड़का ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी शादी हो गई? तो लड़की धत कह के आंख चढ़ा करके वह ये पहले तो आंख चढ़ा करके धत करके दौड़ करके भाग गई। ठीक है, यहीं से प्रेम का बीज अंकुरन होता है। जो प्रेम है लड़का के दिल में, वो यहीं से क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको अंकुरित होता है। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। यानी दो कैसे मिलते? कहीं मेला में, कहीं सब्जी लेते समय, कहीं राशन की दुकान पर। ठीक है, तो दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। महीना भर यही हाल रहा। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा, एक बार लड़की कहता, यानी कि बार बार, यानी कि सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया, लड़का जहाँ लड़की को देखता था बस यही पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। तो एक दिन लड़की ने बोल ही दिया। क्या बोल दिया? लड़की ने बोला हाँ हो गई। हाँ हो गई बोलने के बाद वो आगे बोलती है, चूँकि सारांश है इसलिए मैंने शॉर्ट करके दिया है। लड़की बोलती है, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। अर्थात लड़की कहती है कि कल जो तुम मिले थे, तुम हमको देखा था, तो देखा नहीं था कि मैं रेशम से कड़ा हुआ सालू ओढ़ी हुई थी। सालू का मतलब होता है दुपट्टा। अब जो लड़की जो गला में जो दुपट्टा जो पहनती है, इस दुपट्टा में रेशम से कड़ा हुआ था। रेशम का मतलब जैसे फूल वूल, किसी लड़की को देखिएगा कि दुपट्टा में फूल वूल, चिड़िया तोता इस प्रकार से बना रहेगा धागा से, वही होता है गढ़ना। क्या होता है? गढ़ना। ठीक है, तो रेशम से जो सिख धर्म में क्या होता है कि चूंकि लड़का लड़की तो दोनों सिख था, मैंने आपको लेक्चर की क्लास में आपको बताया था। तो सिख धर्म में क्या होता है कि जब लड़की का शादी लग जाता है या हो जाता है, तो लड़की क्या करती है? रेशम से कड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, इसलिए लड़की कहती है, देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, और लड़की बोल करके लड़की भाग गई। लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ते में करता है। अब यह सुन करके तो पहले बात तो लड़का बौखला गया।
यानी कि जो दिमाग जो होता है वो एक प्रकार में एक झटका लग गया, और जब बेचारा जब घर जाता है तो घर जाते जाते जो है वो अनेक प्रकार के रास्ते में कार्य करता है। ठीक है, वह सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है, दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगता है, मिट्टी में लेटने लगता है, एक व्यक्ति को मोरी में धकेल देता है, मतलब कि नाले में धकेल देता है, और वह घर पहुंचता है। और भी प्रतिक्रिया करता है, जैसे कुत्ते को पत्थर मारता है, छावनी वाले का दिन भर का कमाई छीन लेता है। चूँकि सारांश है इसलिए मैंने शॉर्ट करके मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे तैसे करके वह आपको बेचारा घर पहुंचता है। तो यहाँ पर आपका जो पहला भाग था वो आपका समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार फिर से जब दूसरे भाग में डायरेक्टली युद्ध का वर्णन है, इसलिए पैराग्राफ चेंज करके मैं आपको डायरेक्ट मैंने लिखा कि समय जो होता है समय बीत जाता है। चूँकि लड़का तो होता है लगभग 12 साल का होता है और लड़की 8 साल की होती है। ठीक है, तो समय बीत जाता है, समय बीतता जाता है। 25 वर्ष बाद तो वह लड़का जिसका नाम लहना सिंह था, यानी कि जो लड़का था जो लड़की को बोलता था तेरी कुटमाई हो गई, तो लड़का का नाम क्या था? लड़का का नाम था लहना सिंह। और वो लहना सिंह 25 वर्ष बाद वह भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ जर्मनी से लड़ रहा था। यहाँ पर से होगा, में नहीं होगा। जर्मनी से लड़ रहा था। कहाँ लड़ रहा था? तो फ्रांस की भूमि पर जर्मनी से लड़ रहा था। ठीक है, फ्रांस की भूमि पर जर्मनी से लड़ रहा था। थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ युद्ध चल रहा था, यानी फ्रांस की भूमि पर आपको युद्ध चल रहा था। साथ ही साथ वहाँ ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी, यानी जो ठंड था प्यारे बच्चों वह आपको कड़ाके का ठंड पड़ रहा था, ऊपर से बरसात भी हो रही थी। ठीक है, लहना सिंह को 25 वर्ष के बाद बचपन की याद आती है। कुडमाई हो गई कहने वाली लड़की आज वह सूबेदारनी है। कौन है? तो सूबेदार है, सूबेदारनी है। ठीक है, वह कहती है मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरा पति हजारा सिंह दोनों लाम पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लाम पर। ठीक है, यानी कि युद्ध पर आपको जा रहे हैं। लाम पर जाना का मतलब होता है कि युद्ध पर जा रहे हैं। ठीक है, सूबेदारनी लहना सिंह के पास जाती है और कहती है बचपन में तुमने मुझे एक दुर्घटना में मरने से बचाया था। यानी लड़की जब छोटी होती है तो अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले जगह पर बेचारी लड़की टांगा के नीचे चलाती, टमटम के नीचे, तो लड़का प्राण की रक्षा कर देता है। यानी लड़का जो है लहना सिंह लड़की को बचपन में बचा लेता है। ठीक है, तो वही याद दिलाती है कि जिस प्रकार बचपन में तुमने मेरे प्राण की रक्षा किया था, ठीक उसी प्रकार मेरा बेटा और मेरा पति को प्राण की रक्षा करना। ठीक है, तो ठीक इसी तरह तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। कहाँ रक्षा करना? तो युद्ध में रक्षा करना। कहाँ युद्ध हो रहा है? तो फ्रांस की भूमि पर युद्ध हो रहा है। किससे हो रहा है? तो जर्मन से हो रहा है, यानी जर्मन मतलब कि जर्मनी देश से हो रहा है। ठीक है, सूबेदारनी आंचल पसार कर लहना सिंह से भिक्षा मांगती है। भीख मांगती है, मैं भीख मांग रही हूँ युद्ध पर, तुम मेरे बेटा और पति की प्राण की रक्षा करना। ठीक है, चूँकि बेटा बोधा सिंह वो भी सैनिक होता है और पति जो होता है जिसका नाम हजारा सिंह होता है वह होता है सूबेदार, इसलिए लड़की कहलाती है सूबेदारनी। जैसे आप लड़का है, आप मान के चलिए कि डॉक्टर बन जाइएगा तो आपकी वाइफ कहलाएगी डॉक्टरनी, भले वो डॉक्टरनी हो या नहीं हो, समाज उसको डॉक्टरनी कहेगा। यदि आप दरोगा बन जाइएगा भविष्य में तो आपकी वाइफ को सबको बोलेगा दरोगाइन, भले वो दरोगाइन हो या ना हो। ठीक है, कुछ देर बाद तीनों युद्ध पर चले गए। ठीक है, यहाँ भीषण ठंड पड़ रही थी और वर्षा भी हो रही थी। बोधा सिंह को ठंड लग जाता है। लहना सिंह बुखार ग्रस्त बोधा सिंह को अपनी जर्सी उड़ा देता है। क्या उड़ा देता है? तो प्यारे बच्चों जर्सी मतलब कम्बल उड़ा देता है। ठीक है, कुछ देर बाद लहना सिंह देखता है कि जर्मन सिपाहियों ने धावा बोल दिया। दोनों तरफ गोली चलती है। एक गोली बोधा सिंह को लगने वाली थी लेकिन लहना सिंह को लग गया। अगर लहना सिंह नहीं होता तो आज बोधा सिंह और हजारा सिंह मारे गए होते। ठीक है, घायलों को लेने के लिए गाड़ियां आती हैं। जब युद्ध विराम आपको हो जाता है, लहना सिंह
पिता और पुत्र दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देता है, यानी कि हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों को गाड़ी पर चढ़ा देता है और खुद नहीं जाता। वह कहता है कि अगर तुम सूबेदारनी को चिट्ठी लिखोगे तो यह लिख देना, उसने कहा था वह मैंने कर दिया, यानी कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। क्या कर दिया? कि तुम्हारे पुत्र और पति की रक्षा मैंने कर दिया। ठीक है, गाड़ी चली जाती है। लहना सिंह खून से लथपथ हुआ रहता है। वह वजीरा से कहता है, वजीरा पानी पिला दे। बचपन की सारी स्मृतियाँ साफ होकर आई, यानी लहना सिंह अब मरणासन में है, यानी कि मरने वाला है, इसलिए बचपन की सारी स्मृतियाँ साफ होकर के आई। लहना सिंह के घाव से लगातार खून बह रहा था और कह भी रहा था कि वजीरा पानी पिला दे। उसने कहा था। इस प्रकार कुछ देर बाद लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी में वीरता, त्याग और प्रेम नजर आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह आपका पाठ का सारांश हो गया। पाठ के सारांश को आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं ये प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। प्रश्न उत्तर करने के बाद फिर हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर को करेंगे, व्याख्या को करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? प्यारे बच्चों, मैंने ही आपको लेक्चर में आपको कहा था कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कहानी में युद्ध का वर्णन 3 भागों में। कौन सा 3 भाग में? द्वितीय भाग में है, तृतीय भाग में है और आपको चतुर्थ भाग में है। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको देना है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, अर्थात बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। और युद्ध का वर्णन किसमें है? तो 3 भाग में। कौन कौन? तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में। ठीक है, युद्ध का वर्णन यानी युद्ध के दृश्य हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, लहना सिंह का परिचय दे। ठीक है, लहना सिंह का दायित्व और बोध, उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा लहना सिंह बचपन से ही साहसी था। ठीक है, यानी बहुत से साहसी था। ठीक है, जब सूबेदारनी बालिका थी यानी छोटी थी, तब उसे तेरी कुड़माई होकर कह के चिढ़ाया करता था और उसे एक बार दुर्घटना से भी बचाया था, यानी प्राण की रक्षा किया था। ठीक है, लहना सिंह वीर के साथ साथ बुद्धिमान था। वह अपने प्राण को ना देखते हुए बोधा सिंह और हजारा सिंह की प्राण की रक्षा करता है। लहना सिंह निष्ठावान प्रेमी था। वह सूबेदारनी के दिए हुए वचनों को मरते दम तक पूरा करता है, बिल्कुल पूरा करता है, हमने अभी सारांश में देखा। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों गुणों जैसे वचन, पात्रक, प्रेमी, वीरता और बुद्धिमान के लिए वह हिंदी कहानी का एक वीर अस्मरणीय पात्र है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ मेरा सालू। यह सुनते ही लहना सिंह क्या प्रतिक्रिया करता है? अभी अभी मैंने सारांश में आपको बताया था। लहना सिंह क्या करता है? तो लहना सिंह मिट्टी में लेटने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है, किसी एक आदमी को मोड़ी में धकेल देता है कि नहीं, और जैसे तैसे घर पहुंचता है। ये भी बताया था, कुत्ते को पत्थर मारता है, छावनी वाले का दिन भर का कमाई छीन लेता है। ठीक है, तो उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। जब लड़की कहती है कल देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू, यह कहकर भाग जाती है, तब लहना सिंह रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल देता है। एक कुत्ते को पत्थर से मारता है। गोभी वाले के ठेले में दूध और उड़ेड़ देता है और ठेले को गिरा देता है। छावनी वाले की एक दिन भर की कमाई ले लेता है, यानी छीन लेता है। मिट्टी में लेटने लगता है। सामने आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे बनने का नाटक करता है। अतः इस प्रकार की प्रतिक्रिया लहना सिंह में होती है। ठीक है, हम लोग चौथे प्रश्न पे आते हैं। आपका जो प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का
केंद्रीय भाव क्या है। यदि केंद्रीय भाव रहे, यदि इसी प्रश्न में आपको विशेषता रहे, यदि पूछेगा उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है, या रहेगा केंद्रीय भाव क्या है। प्यारे बच्चों, बात क्या है, बात आपका बराबर है। यदि केंद्रीय भाव पूछे, यदि आपका विशेषता पूछे, तो एक झटके में समझ जाइए यही प्रश्न है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। उसने कहा था कहानी एक प्रेम एवं दायित्व की कहानी है। यूं तो यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी में गुलेरी जी ने लहणा सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किए हैं। लहणा सिंह सूबेदारनी के विश्वास से विभूषित हैं, क्योंकि उसे विश्वास की नींव बचपन का संबंध है। ठीक है, सूबेदारनी का विश्वास ही लहणा सिंह को अनेक प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति, त्याग और बलिदान का आदर्श कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका 5वां प्रश्न है, जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। मैंने लेक्चर की भी क्लास में इसे काफ़ी आपको समझाया था। फ्रांस में काफ़ी ठंड पड़ता है, ऊपर से बारिश भी होता है, तो बेचारा बोधा सिंह को ठंडा लग जाता है। ठीक है, जैसे ही ठंडा लगता है तो लहणा सिंह वजीरा के बदले पहरा देता है, वजीरा को कंबल ओढ़ा देता है, अलाव यानी कि आग जला देता है। तो इतना देखते हुए ही वजीरा सिंह आपको कहता है, ठीक है, वजीरा सिंह क्या कहता है, वजीरा सिंह कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। इस प्रकार से मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया था। तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जाड़ा क्या है, मौत है। यह कथन वजीरा सिंह के द्वारा कहा गया है, क्योंकि वजीरा सिंह, बोधा सिंह और लहणा सिंह तीनों लाम पर जाते हैं। ठीक है, और फ्रांस की ज़मीन पर युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, और फ्रांस की ज़मीन पर युद्ध चल रहा था। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। ठंड का मुकाबला करने में बाधा से पीछे हट गया। ठंड का मुकाबला करने से बोधा, यहाँ पर बोधा होगा, बोधा पीछे हट गया, यानी कि बोधा जो है, बोधा सिंह जो है वो ठंड से लड़ नहीं पड़ा और उसे ठंड लग जाता है। यानी बोधा सिंह को क्या लग जाता है, ठंड लग जाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर हम लिखेंगे, अथा वजीरा सिंह ने जाड़ा को मौत कहा और वजीरा सिंह लहणा सिंह से कहता है कि बोधा सिंह कैसा है। यह कथन बोधा सिंह के प्रति लहणा सिंह के व्यवहार प्रकट करता है। इसी प्रेम पूर्ण पर वजीरा सिंह लहणा सिंह के प्रति एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। बोधा सिंह के बदले लहणा सिंह रात भर पहरा देता है। वह सूखी लकड़ी लाकर अलाव जलाता है, यानी घूरा लगाता है, और कहता भी है जाड़ा क्या है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या तुम रक्षा कर पाओगे, तुम्हें मरने के लिए अपने ज़मीन पर भी नसीब नहीं होगी। यह मुरब्बा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है स्वर्ग, ये स्वर्गाकार जमीन। ठीक है, या निमोनिया जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे कड़वे औषधि दी जाती है, मुरब्बे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ठीक है, मैंने आपको ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। कहानी का मुख्य पात्र लहणा सिंह है। इसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक लड़की जो सूबेदारनी होती है, ठीक है, जिसे लहणा सिंह बचपन में तेरी कुरमाई होकर के चिढ़ाया करता था। लहणा सिंह जो कि एक जमादार आपको रहता है। हजारा सिंह जो कि सूबेदार रहता है। हजारा सिंह जो कि लड़की का पति भी आपको रहता है। बोधा सिंह एक सैनिक होता है। वजीरा सिंह एक सैनिक होता है। लेफ्टिनेंट साहब उच्च अधिकारी होता है। कौन होता है, तो प्यारे बच्चों उच्च अधिकारी होता है। ठीक है, 7वां आपका प्रश्न है, लहणा सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। तो बेचारा तुर्की मौलवी
फुसलाता है सभी को कि आखिर जर्मन राज आएगा तो तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, इस प्रकार से। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर, तुर्की यानी कि तुर्की देश से आया था, तुर्की देश का नाम सुने होंगे, वही देश से आया था, ठीक है। तो लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से लुभाने में प्रयास करता है, लुभाने में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से लोभ आपको देता है तुर्की मौलवी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? तो मैंने लेक्चर में आपको कहा था कि फिरंगी मैम की ओर संकेत है। फिरंगी मैम कौन? जो कि फ्रांस की जो एक महिला होती है, ठीक है। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। यह कथन फ्रांस की एक महिला का है, यह कथन फ्रांस की एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है तथा उसके लिए उनसे पैसे नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रशंसा यानी खुशी होती है कि उक्त सैनिक, यानी उक्त सैनिक कौन? जैसे वजीरा सिंह, बोधा सिंह, उक्त सैनिक उसके देश को जर्मन हमला वालों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है, इसलिए बेचारी वह पैसा नहीं लेती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9वां आपका प्रश्न है। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा सा शुद्धि है। पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो उत्तर प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लहना सिंह जब सूबेदार के घर जाता है, ठीक है, लहना सिंह जब सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदार की पत्नी लहना सिंह को पहचान लेती है। उसी समय सूबेदार की पत्नी कहती है मैंने तेरे को पहचान लिया। मैंने आपको लेक्चर में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि किस प्रकार लहना सिंह सूबेदार का घर जाता है, घर जाते ही सूबेदारनी पहचान लेती है, फिर बुलाती है। फिर जब लहना सिंह जब जाता है तो माथा टेकता मतलब कि प्रणाम करता है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझाया था, ठीक है। तो लड़की कहती है, उसी समय सूबेदार की पत्नी कहती है मैंने तेरे को पहचान लिया, ठीक है। सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है मेरे तो भाग फूट गए, एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही वर्ष हुआ है। कितने वर्ष हुआ? एक ही वर्ष हुआ है। और मेरे पति और मेरा बेटा बोधा सिंह दोनों लाम पर जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? लाम पर, यानी युद्ध पे जा रहे हैं। मेरा भाग यानी हाय रे मेरा भाग्य, ठीक है, यानी फूटा हुआ भाग्य कि बेटा और पति दोनों लाम पर जा रहा है, ठीक है। वो भी इकलौता बेटा है, बाकी जो भी बेटा हुआ तो वो तो बेचारा मर ही गया था, ठीक है। तुम्हें याद है, फिर आगे सूबेदार ने याद लहना सिंह को दिलाती है, तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था और तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यानी ऐसे ही इन दोनों को युद्ध में बचाना, यानी मेरे पति और बेटा को लहना सिंह तुम ऐसे ही बचाना जैसे तुम मेरे प्राण का रक्षा बचपन में किया था, ठीक है। यह मेरी भिक्षा है, यह मेरी क्या है? यह मेरी भिक्षा है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि युद्ध में मेरे बेटा और पति की रक्षा करना, ठीक है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हो। सूबेदारनी तथा लहना सिंह दोनों की आंख में आंसू आ गए। इस प्रकार से बातचीत करने के दरमियान लहना ने उसके मौन स्वीकृति आंसुओं में ही दे दी तथा अपने प्राणों की बलि देकर अपने प्रण का क्या किया? तो प्यारे बच्चों आपको पालन किया, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर ले। अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।